तो फाइनली आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए धमाकेदार गुड न्यूज मार्केट से निकल के आ चुकी है, क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल्स ने अपने आईपीओ का आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कल के दिन मतलब 19 जून को फाइल कर दिया है। अभी इस आरएचपी डॉक्यूमेंट में जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको पूरी की पूरी बता दूंगा, जो कि आपके इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल्स होगी। अब आपको ये डॉक्यूमेंट भरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। देखो, शेयर होल्डर कोटा इस वाले आईपीओ में डेफिनेटली है। अभी कितना पोर्शन आईपीओ का शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है और बाकी जो भी क्यूआईबीस का है, रिटेल का है, एचएनआईस का सेक्शन किस तरीके से चेंज हुआ है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। साथ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने अमाउंट से अप्लाई करना है, किस तरीके से कितने डीमेट अकाउंट से क्या क्या अप्लाई अपन कर सकते हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इस आईपीओ के रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स, क्योंकि बेसिक डिटेल्स के ऊपर भी कंट्रोल होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं प्रीफर कर रहा हूं scanex.trade की वेबसाइट, जहां पर इस आर्टिकल में हमको सारी चीजें यहां पर क्लियर होती हुई दिखेगी। तो सबसे पहले मैं इसके डेट की बात करूं ना, तो ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 25 जून को और ये ओपन रहेगा 27 जून तक, मतलब 25, 26 और 27 3 दिन तक अपने इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के इशू साइज की बात करूं तो यहां पर 12,500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। बाकी इसका ऑफर फॉर सेल मैं बताऊं तो यहां पर 10,000 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करने वाले। अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन के चलते थोड़ी डिटेल इधर उधर हो चुकी थी, पर अभी के टाइम पर आप यहां पर क्लियरली समझो 10,000 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। वहीं पर जो बचा हुआ अमाउंट है ना 2,500 करोड़ रुपए का, ये होने वाला है फ्रेश इशू। ठीक है, फ्रेश इशू ये इतना क्यों है, क्योंकि यहां पर ये नए शेयर्स इशू करने वाले हैं और ओएफएस के कंपेयर में फ्रेश इशू कम है। अभी मैं हर बार आपको बताता हूं, किसी भी आईपीओ में अगर ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब वो आईपीओ के लिए नेगेटिव होता है, पर यहां पर ये इस आईपीओ के लिए नेगेटिव नहीं है। क्यों, पहले रीजन समझ लेते हैं। देखो, जो भी चीजें अपन सीखते हैं ना, वह जरूरी नहीं कि भाई हर एक जगह पे सेम तरीके से काम में है। काफी सारी चीजें चेंजेस होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी देखो, पहले कंपनी के बारे में अपने को समझना पड़ेगा। देखो, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एचडीएफसी बैंक है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, ये इसी का एक आर्म है। एचडीएफसी बैंक एक बैंक है, वहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी है। ठीक है, अभी यहां पर क्या होता है, एचडीएफसी बैंक की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी भाई 94% की। आईपीओ लाने से पहले, मतलब अभी आईपीओ आने को है, तो 94% जो है स्टेक है एचडीबी फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, अभी देखो, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन तो है, पर ये अपर लेयर एनबीएफसी है। अब देखो, 3 लेयर एनबीएफसी होती है, मिडिल लेयर, लोअर लेयर या फिर अपर लेयर। ठीक है, तो अपर लेयर एनबीएफसी के लिए सेबी, जो कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनको फुलफिल इनको करना पड़ता है। तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से इनको अपनी शेयर होल्डिंग जो है ना वो 75% से नीचे लाना पड़ेगा। अब अगर एचडीएफसी बैंक को 75% से अगर नीचे लाना है तो इनको ऑफर फॉर सेल करना पड़ेगा, मतलब एचडीएफसी बैंक को अपने जो शेयर्स है इस कंपनी में जो भी है उनको सेल करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल किया है, जो कि ये 10,000 करोड़ का जो स्टेक है ये पब्लिक हो जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, 74% का स्टेक रह जाएगा एचडीएफसी बैंक का। 75% का नॉर्म है और यहां पर इन्होंने 74% का किया है, मतलब इन्होंने इतना ही ओएफएस किया है जितना इनको मैंडेटरी था, इनको जितना जरूरत थी इनको लाने की। साथ में इनका एक और नॉर्म था, इनको कोई जरूरत नहीं थी यार अभी आईपीओ लाने की, पैसा उठाने की, कंपनी बहुत तगड़ी चल रही है, पर सेबी का नॉर्म था कि भाई सितंबर 2025 से पहले इनको मार्केट में लिस्ट भी होना है, इसलिए आईपीओ आ रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी जहां वहां हमको यहां पर आईपीओ में देखने को मिल रही है। यहां पर आई होप इतना जरूरी था ये, पर कुछ लोगों को लग सकता है कि जरूरी नहीं है। अब उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जरूरी है, इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, नॉलेज में इजाफा करना सबके लिए जरूरी होता है। ठीक है, अभी मैं सिंपल से आता हूं इसके प्राइस बैंड के ऊपर। ठीक है, तो इसका प्राइस बैंड निकल के आया है यहां पर scanex.trade के आर्टिकल के हिसाब से 700 से 740 रुपए का लोअर बैंड है, 700 रुपए एक शेयर की प्राइस, और 740 रुपए हो गया इनका अपर बैंड। अभी देखो, बड़ी कंपनी है तो सब्सक्रिप्शन फुल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा भी है इसमें,
तो यहाँ पर 740 रुपए का ही ये जो है अपना शेयर आपको मिलने वाला है, मतलब आप अप्लाई करोगे तो 740 रुपए तुमको यहाँ पर लगेंगे। अभी कितने का एक लॉट होगा? एक लॉट होगा तुम्हारा 20 शेयर का, 20 इंटू 740 कितना हो गया? टोटल हो गया ये 14,800 रुपए का। तो ये आ गई तुम्हारे पास में डिटेल। तुम्हारे पास में मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए अप्लाई करने के लिए? एक लॉट अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास में होना चाहिए भाई 14,800 रुपए। ये बात कर रहा हूं मैं रिटेल कोटा की। स्मॉल एचएनआई में अगर तुमको लगाना है तो यहां पर कितना हो गया? 14,800 इंटू ये एक लॉट का पैसा, एक लॉट, ठीक है। तो तुमको टोटल लॉट लगाना पड़ेगा 14, ठीक है। तो 14 लॉट जो कि हो जाता है तुम्हारा 2,70,000 के करीब, ठीक है। तो इतना तुम्हारा लगेगा स्मॉल एचएनआई का अमाउंट, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में शेयर होल्डर कोटा तो आईपीओ में है, पर कितना पोर्शन शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको पूरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट डिटेल आपको यहां पर मिलने वाली है। तो मैं यहां पर आरएचपी को प्रीफर करूंगा। यहां पर 2 कोटा ऐड हुआ है। बाकी आईपीओ में क्या होता है? क्यूआईबीज होता है, जिसमें जनरली क्यूआईबीज में 50% होता है। और एक कोटा होता है जहां पर एचएनआई होता है, एचएनआई में 15% होता है। और रिटेल कोटा हम सभी को पता है किसी भी आईपीओ में जनरली 35% का रिटेल कोटा होता है। ये चीजें तुमको जनरली हर एक आईपीओ में देखने को मिल जाएंगी। अब एक चेंजेस यहां पर होते हैं, किसी किसी आईपीओ में जो अपना रिटेल कोटा है ना, ये 10% कर दिया जाता है और ये क्यूआईबीज को 75% तक कर दिया जाता है। और जनरली एचएनआई कोटा जो होता है वो 15% का होता है। पर यहाँ पर 2 कैटेगरी ऐड हो गई। अभी यहां पर तो भाई गफला हो जाएगा ना कि 2 कैटेगरी ऐड हो गई, अभी ये एडजस्ट कैसे होगा, तो उसका भी डिटेल मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले अपन आरएचपी पे जाते हैं, ठीक है। ऑफर फॉर सेल, फ्रेश इश्यू अपन ने समझ लिया कितना कितना क्या क्या है। अपन सीधा आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय रिजर्वेशन कोटा के ऊपर। मेरे को पता है भाई कुछ ही लोग होंगे, कुछ % लोग होंगे जो इसके एम्प्लॉय होंगे, ना के बराबर लोग हैं जो वीडियो देखने आएंगे। पर फिर भी यहाँ पर कवर करने की चीजें तो अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? टोटल 200 मिलियन रुपीस का यहाँ पर एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन रखा गया है। अब ये होता कितना है? ये होता है भाई टोटल 20 करोड़ रुपए का। यहां पर लिख देता हूं 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया का कोटा रखा गया है टोटल 12,500 करोड़ में से एम्प्लॉय कोटा के लिए। एम्प्लॉइज का नंबर भी कम है तो कोटा भी कम है, तो इसको थोड़ा सीरियसली मत लो, तुम्हारे काम का है भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं समझाऊंगा, पहले अपन कोटा समझते हैं। तो यहां पर रखा गया 12,500 मिलियन का। 12,500 करोड़ का तो ये आईपीओ है, मिलियन का है, मतलब यहां पर हो जाता है तुम्हारा 1250 करोड़ रुपए। ये हो जाएगा तुम्हारा शेयर होल्डर कोटा। अब सिंपल से परसेंटेज निकालते हैं अपन। टोटल इशू का 10% जो है वो भाई रखा गया है शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर कोटा के लिए। मतलब 10% कोटा हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर कोटा। अभी बाकी जो पोर्शन है वो अभी इस तरीके से एडजस्ट होंगे। तो क्यूआईबीज में आपको बताता हूं, क्यूआईबीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनका कोटा कम करके 50% से कम करके 44.92 कर दिया गया है। इतना परसेंट होगा तुम्हारा क्यूआईबीज का कोटा। आगे चलते हैं। एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये 15% का रहता था, इसको कम करके कर दिया गया है 13.48% का। आगे बढ़ो, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं रिटेल कोटा। रिटेल कोटा कर दिया गया है 31.44% का, ठीक है। वहीं पर बाकी तुम्हारा ये, मैं इसका एम्प्लॉय की बात नहीं करूंगा, छोटा सा है, 0.20 का है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा। तो तुम्हारे लिए, शेयर होल्डर्स के लिए भाई फिक्स कर दिया गया है, मतलब एक चीज को फिक्स कर दिया कि भाई बस शेयर होल्डर कोटा 10% पे रहेगा और अकॉर्डिंगली बाकी जो भी चीजें उनको तितर बितर कर दो। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? शेयर होल्डर्स को। तो बढ़िया बात है। मैं वीडियो बना बना के चिल्ला रहा था कि भाई ले लो एचडीएफसी बैंक का एक शेयर। जिन्होंने लिया उनको बढ़िया है, जिन्होंने नहीं लिया भाई देखते बैठो अभी। तो अभी अपन आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, जहां पर अपन बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। शेयर होल्डर कोटा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। आरएचपी की डेट तुमको पता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 19 जून को ये फाइल हो गया, कल हो गया, ठीक है। अभी अगर तुमने 19 जून के पहले कभी भी, 19 जून का दिन छोड़ दो तुम, ये तुम्हारा नहीं है भाई, ये कंपनी का, इनने आरएचपी फाइल करा है। उसके पहले 18 जून हो गया, 17 जून हो गया, 16, 15, 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, जिन भी दिन को तुमने एचडीएफसी का एक शेयर लेके रखा है और तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो 19 जून तक है, 19 जून तक है, मतलब अगर तुमने 18 जून तक है, अगर तुमने 19 जून को लिया हुआ शेयर बेच भी दिया, फिर भी तुम्हारे यहां पर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा और तुम एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया में चलता है T+1 सेटलमेंट, मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो में 19 तारीख को ये शेयर जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए।
अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में शेयर है 18 जून को, तो 19 तारीख को डेफिनेटली तुम्हारे शेयर होल्डर कोटा के लिए रिफ्लेक्ट करेंगे, तो तुम एलिजिबल रह जाओगे। तुमने कभी भी शेयर लिया हुआ है, अभी भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में, डेफिनेटली तुम एलिजिबल हो। अगर तुमने 19 तारीख को शेयर बेच भी दिया तो भी तुम एलिजिबल हो। जरूरी है कि भाई 18 तारीख को तुम्हारे पोर्टफोलियो में अगर शेयर था तो तुम एलिजिबल हो, सिंपल बात। अभी तुम ले लो, कुछ भी कर लो, चाहे तुम 19 तारीख को ले लो शेयर जिस दिन आरएचपी फाइल हुआ, कोई फायदा नहीं है। 20 तारीख को ले लो, आज ले लो, कल ले लो, आईपीओ के दिन ले लो, आईपीओ के बाद ले लो, तुम्हारा कुछ काम नहीं होने वाला, तुम्हारा शेयर होल्डर कोटा गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी अगर मैंने कोई दूसरे डीमैट अकाउंट में, जैसे धन में मैंने शेयर होल्डर कोटा के लिए वो लिया, तो क्या मैं ग्रो से अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एक डीमैट अकाउंट से लिया तो दूसरे डीमैट अकाउंट से शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पैन कार्ड एक है। तुम्हारे किसी भी पैन कार्ड के ऊपर एक शेयर है तो तुम किसी भी डीमैट अकाउंट से उस पैन कार्ड का डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। पर ये जिससे लिया उससे ही करो ना भाई, काय को इधर उधर घुसने गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी मैं बात करता हूं इसके बेनिफिट के ऊपर, कितना अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर कोटा से तुम मैक्सिमम अमाउंट अप्लाई कर सकते हो 2 लाख रुपए। मतलब एचएनआई कोटा के नीचे वाला अमाउंट तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात है। मेरे अभी एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में एक डीमैट अकाउंट है जिसमें मेरे पास में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट है, मैं एलिजिबल हूं, एचडीएफसी बैंक का शेयर मैंने लेके रखा था। अभी अपन समझते हैं कि मैं शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट कैसे लूंगा। मान के चलते मेरे पास में एक डीमैट अकाउंट है, उसमें मैं एलिजिबल हूं शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो मैं किस तरीके से एप्लीकेशन लगा सकता हूं? पहला, अगर मैं रिटेल कोटा से लगाना चाहता हूं तो मेरी पहली एप्लीकेशन लगेगी रिटेल की। ठीक है, अब मैंने शेयर होल्डर कोटा भी ले रखा है तो भाई मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए ना, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर रिटेल के साथ में शेयर होल्डर लगा सकता हूं। अभी मैं चाहूं तो शेयर होल्डर कोटा से 1 लॉट लगाऊंगा या फिर 13 लॉट लगाऊंगा। ठीक है, 13 लॉट लगाऊंगा तो मेरे जो अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है और एचएनआई कोटा में प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर। मतलब यहां पर तुम 1 लॉट लगाओ या फिर 10 लॉट लगाओ, रिटेल में एक ही बात है, पर यहां पर एक ही बात नहीं है। जितने ज्यादा लॉट लगाओगे उतने ज्यादा चांसेस तुम्हारे अलॉटमेंट के बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे को रिटेल में नहीं लगा रहा है, मेरे को लगाना है भाई एचएनआई में लगाना है। तो दूसरा हो गया मेरा एचएनआई। ठीक है, एचएनआई में एक लगा दिया मैंने 2 लाख के ऊपर वाला, और यहाँ पर मैं 2 लाख तक हिट करता हूँ अगर पैसे है तो भाई शेयर होल्डर कोटा में, जिससे कि मेरे चांसेस बढ़े। ठीक है, तो ये चीज रहती है यहाँ पर। दोनों ही चीजें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट से तुम 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसमें पहले ही तुम्हारा शेयर होल्डर कोटा में चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं अगर तुम प्रोपोर्शनेट लॉटरी का यूज करते हो तो। और क्योंकि 2 एप्लीकेशन हो जाएंगी तो चांसेस काफी ज्यादा है कि 2 में से एटलीस्ट तुम्हारा एक तो यहाँ पर अलॉटमेंट लगे। बाकी आई होप शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड, इस आईपीओ के रिलेटेड जितने भी डाउट तुम्हारे माइंड में थे, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और आप प्यारा सा कमेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई डाउट है तो वहां पर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी एक और चीज यहां पर आगे आने वाली है, एचडीएफसी फाइनेंशियल्स के आईपीओ का पूरा रिव्यू, वैल्यूएशन एनालिसिस पूरा आने वाला है। यहां पर हमने सिर्फ बात किया शेयर होल्डर कोटा की, आने वाले वीडियो में अपन पूरा डिटेल में इसको समझेंगे जब ये आईपीओ ओपन होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।